हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे सवाल पूछते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं कि क्या रोड एक्सीडेंट के केस में यानी कि अंडर सेक्शन 279, 304A, 337, 338 में क्या कंप्लेनेंट के साथ उनका समझौता हो सकता है, क्या ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो इस बारे में क्या लीगल प्रोसीजर है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहे। तो दोस्तों, सीआरपी के सेक्शन 320 में ये प्रावधान है, वहाँ पर टेबल्स दी गई है कि कौन कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल हैं, कौन कौन से ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। तो तो रोड एक्सीडेंट से जुड़े जितनी भी धाराएं हैं वो कंपाउंडेबल नहीं है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका एक तरीका और भी है कि मान लो एफआईआर दर्ज होने से पहले आप जो कंप्लेनेंट है उसके साथ अपनी सेटलमेंट कर सकते हो। ये पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि अगर एफआईआर होने से पहले आपकी सेटलमेंट हो जाती है, यानी कि जो इंजरी हुई है कंप्लेनेंट साइड को या विक्टिम साइड को, वहाँ पर उसकी एवज में आप कॉम्पनसेशन दे सकते हो, मॉनिटरी रिलीफ दे सकते हो दूसरी पार्टी को। और इसके लिए बाकायदा पुलिस दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठाती है कि अगर जो है ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है तो एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर मान लो एफआईआर दर्ज हो जाती है और आपका एफआईआर से पहले सेटलमेंट नहीं होता है तो उसके बाद भी एक चांस है कि जब कोर्ट में गवाहियाँ शुरू होती हैं, एविडेंस शुरू होता है कंप्लेनेंट का, तो तब अगर कंप्लेनेंट होस्टाइल हो जाए और आपके बारे में कहे कि मैं इनको नहीं जानता, मैंने इनको पहले नहीं देखा है, या एक्सीडेंट साइट पर मैंने इस व्यक्ति को नहीं देखा है, तो तब जो है आपका एक तरह से सेटलमेंट हो जाएगा और एक्विटल हो जाता है। और जो कंप्लेनेंट है वो अपने बयानों से होस्टाइल होने के बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको जो है क्रॉस एग्जामिनेशन की परमिशन मांगता है। लेकिन अगर वो अपने बयानों पर अड़ा रहता है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, मैं पहली बार देख रहा हूँ और जो एक्सीडेंट हुआ था वो इस व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था और जो मेरे 161 के बयान थे वो गलत थे, दबाव में लिए गए थे और अब मैं सही बयान दे रहा हूँ, तो तब जो है होस्टाइल होने के बाद आपका जो है बचाव हो सकता है, आप उस केस में एक्विटल होता है। दोस्तों, कई बार जब ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हो जाता है 279 में, 304 में या 337 में, 338 में, तो मान लो 1 साल की सज़ा हो गई, 10,000 रुपये उसमें जुर्माना हो गया, तो तब जो है अपील में जाते हैं सेशन कोर्ट में। और अक्सर ये देखने में आता है कि जो सेशन कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट है, वो भी ट्रायल कोर्ट के वर्डिक्ट को अपहोल्ड करती है, यानी कि कन्विक्शन को अपहोल्ड करती है और उसके बाद रास्ता बनता है हाई कोर्ट का। और ये भी देखने में आता है कि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर में कुछ ज़्यादा उसमें रिलीफ नहीं देती केस के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, और अगर मान लो उसमें भी कन्विक्शन को अपहोल्ड किया जाता है तो फिर ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में क्या इसका प्रावधान है, मैं एक केस के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, एक केस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था जिसका टाइटल है मनीष जालान वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, क्रिमिनल अपील नंबर 1066 2008 की थी ये। तो इसमें एक व्यक्ति ने, एक कार के ड्राइवर ने जो है रैश और नेग्लिजेंट वे में ड्राइव करते हुए एक काइनेटिक के राइडर को, काइनेटिक एक लड़का चला रहा था, उसको टक्कर लगी और वो एक्सपायर हो गया था। तो इसमें सेक्शन 304 का केस
लगा। और ये जो केस है ट्रायल कोर्ट से होता हुआ तो आखिर में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहाँ पर जो विक्टिम की मदर थी, यानी कि जो मृतक की माँ ने जो है एक एफिडेविट वहाँ पे कोर्ट में सबमिट किया कि जिसमें उसने कहा कि दैट जो मदर ने कहा कि दैट शी डजंट हैव एनी ग्रीवेंस अगेंस्ट द अपलेंट, की उससे जो है अपलेंट के विरोध में कोई उसको ग्रीवेंस नहीं है, उससे कोई शिकायत नहीं है। एज शी बिलीव दैट इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड, की ये भगवान की मर्जी थी। उनका बेटा जो है जल्दी वो जो है उसकी मृत्यु हुई और ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। और अगर जो है इसकी जो अपलेंट की सेंटेंस को सेटिसाइड कर दिया जाए, कन्विक्शन को सेटिसाइड कर दिया जाए, तो मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और एंड फॉर दिस पर्पज आई एम रेडी एंड विलिंग टू रिसीव सच एडिशनल कंपनसेशन विच दिस ऑनेबल कोर्ट में फील अप्रोप्रिएट, जस्ट एंड रीजनेबल। और मैं ये जो एफिडेविट दे रही हूँ, मदर की तरफ से कहा गया कि अगर मुझे कुछ कंपनसेशन का अपलेंट की तरफ से मिलता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर अपलेंट की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, सेटिसाइड कर दिया जाए। तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ऑन द क्वेश्चन ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कि जहाँ तक ऑफेंस को कंपाउंड करने की बात है, एज प्रेड फॉर इन द एफिडेविट, जैसा कि मदर ने अपने एफिडेविट में कहा है, सेक्शन 320 ऑफ CRPC डीलिंग विद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि जो सेक्शन 320 है CRPC की, जिसमें ऑफेंसेस के कंपाउंडिंग का जो प्रावधान है, प्रोवाइड्स दैट ओनली सच ऑफेंसेस एज आर इंक्लूडेड इन 2 टेबल्स, कि वही केवल अपराध कंपाउंडेबल है, केवल उन अपराधों में ही समझौता हो सकता है जो 320 के 2 टेबल हैं, जिसमें उनका जो है नाम शामिल है। और प्रोवाइडेड देयर अंडर कैन बी कंपाउंडेड, कि वही अपराध जो है कंपाउंड किए जा सकते हैं। सब सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 320, सेक्शन 320 की सब सेक्शन 9 कहती है इम्पोजेज ए स्पेसिफिक बार ऑन कंपाउंडिंग ऑफ अदर ऑफेंसेस, यानी कि सेक्शन 9 के सब सेक्शन 9 के तहत जो ऑफेंसेस इन 2 टेबल से बाहर रखे गए हैं वो कंपाउंडेबल नहीं है, और जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है वो उनका जो है उनमें समझौता नहीं हो सकता। एडमिटेडली ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 279 एंड 304A, तो ये मान लिया जाए, ये एक सत्य है कि जो सेक्शन 279 है और 304A है, डू नॉट फिगर इन द सेट टेबल्स, ये दोनों धाराएं उस टेबल में नहीं आती, इनका नाम उस टेबल में नहीं है, एंड आर देयरफॉर नॉन कंपाउंडेबल, इसलिए ये दोनों धाराएं नॉन कंपाउंडेबल है। हालांकि इनमें जो सजा है वो 2 साल तक की है, लेकिन इसके बावजूद भी ये धाराएं कंपाउंडेबल नहीं है, इनमें पार्टियों का समझौता नहीं हो सकता। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है कि CRPC के सेक्शन 357 के तहत कंपनसेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है, यानी कि जो विक्टिम है, विक्टिम की फैमिली है, उसको जो है कंपनसेशन, एडिशनल कंपनसेशन दिया जा सकता है। एंड इफ द कोर्ट इज कन्विंस्ड, और अगर कोर्ट को कन्विंस्ड है, विश्वास है, दैट कंपनसेशन शुड बी पेड, कि कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, देन क्वांटम ऑफ कंपनसेशन इज टू बी डिटरमाइंड, तो तब जो है कितना कंपनसेशन दिया जाना चाहिए ये डिटरमाइन करना है कोर्ट को, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर ऑफ द क्राइम, कि क्राइम की नेचर क्या थी, उसके हिसाब से कंपनसेशन डिसाइड होगा। द इंजरी सफर्ड, कि किस तरह की इंजरी सफर की है, सीरियसली वाउंडेड हुए हैं या एक्सपायर हुए हैं एक्सीडेंट में, द इंजरीज एंड कैपेसिटी ऑफ कन्विक्ट टू पे कंपनसेशन, और क्या कन्विक्ट जो आरोप का जो दोषी है वो कंपनसेशन, जितना कंपनसेशन देने में सक्षम है, उसी के हिसाब से कंपनसेशन डिटरमाइन किया जाएगा।
एंड ये कंपनसेशन हैज टू बी रीजनेबल विच द पर्सन कंसर्न बी एबल टू पे, यानी कि ये कंपनसेशन रीजनेबल होना चाहिए, एग्जेजरेटेड नहीं होना चाहिए, ताकि वो आराम से जो है इसको पे कर सके। और इसमें जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है जब कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाता है कि क्या व्यक्ति जिससे एक्सीडेंट हुआ था कि क्या वो उस वक्त शराब के नशे में था या कोई दूसरे नशीले पदार्थ उसने का सेवन किया हुआ था। अगर नहीं किया है तो ये चीज़ कन्विक्ट के पक्ष में जाती है। तो दोस्तों, अब बियरिंग इन माइंड दैट नाइदर हैज दैट मदर हैज नो ग्रीवेंस, कि ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मृतक की माँ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर जो है दोषी को छोड़ दिया जाए या उसकी सजा को ख़त्म कर दिया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी आर ऑफ द व्यू दैट ए लीनियंट व्यू कैन बी टेकन, कि हम जो है इन चीज़ों को देखते हुए इस केस में एक लीनियंट व्यू ले सकते हैं, यानी कि नर्म रवैया इसमें अपना सकते हैं। एंड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैन बी रिड्यूस, और जेल की सजा को जो है रिड्यूस किया जा सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में कहा था कि एंड्स ऑफ जस्टिस वुड बी मेट, कि इस केस में न्याय होगा पूरी तरह से इफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज रिड्यूस्ड टू द पीरियड ऑलरेडी अंडरगोन, कि अगर सजा को कम करके उतना कर दिया जाए जितना पहले आरोपी जेल काट चुका है घटना के बाद, तो उसको वहीं पर जो है उसकी सजा पूरी हुई मानी जाए। बट एपेलेंट शुड बी डायरेक्टेड टू पे एडिक्वेट कंपनसेशन, लेकिन जो कन्विक्ट है उसको एक एडिक्वेट कंपनसेशन देने का जो है डायरेक्शन दिया जा सकता है। जैसे इस केस में 1 लाख रुपए का कंपनसेशन जो विक्टिम की मदर थी उसको देने का आदेश दिया गया। तो दोस्तों, ये जो सेक्शंस है 279, 337, 338, 304A, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लेकिन तब भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट एक लीनियंट व्यू लेती है इनमें। और जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है जो विक्टिम पार्टी को मिलना होता है वो कई बार अनाउंस करके सज़ा में रिडक्शन कर देती है, या सज़ा अंडरगोन करके वो जो है सज़ा वहीं पूरी हुई दिखाती है। तो ऐसे में जो है जो विक्टिम पार्टी है, विक्टिम फैमिली है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, और जो इसमें कन्विक्ट है उसको भी जो है रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।